अच्छा जी, मैंने आपको 2 जो है वो फाइल्स भेजी आपके अ, मोबाइल फ़ोन्स पे, तो ज़रा काइंडली आप जो है वो उसको देख लें और हम अपनी बात को जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट बाद मुझे उन फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब मैं आपसे कहूँ तब आप जो है उसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, हमारी कल की क्लास के अंदर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 प्रोफेशनल एथिक्स जब स्टार्ट हुआ तो आपको मैंने बताया कि हमारे पास एथिक्स की 2 फॉर्म्स हैं, पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है? पर्सनल एथिक्स वो एथिक्स होते हैं जो आपको आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी सिखाती है। ये कोई दुनिया का सिलेबस कवर नहीं हो कर सकता। उसकी वजह ये है कि आप लोगों के पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं। तो एज सच अगर कोई ऐसी चीज इनकॉर्पोरेट कर दी जाए तो सब उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो जो मैनेजेबल चीज है दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स जो आपका प्रोफेशन सिखाता है, ठीक है? अब ये प्रोफेशन क्या होता है? मैंने कहा प्रोफेशन की कुछ एग्जांपल्स लेने आपका लॉयर हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, आपका टीचर हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं प्रोफेशंस, ठीक है? अब प्रोफेशंस के साथ एक छोटा सा मसला है कि प्रोफेशंस में या प्रोफेशनल लोगों से जब भी गलती होती है ना, उससे कोई 1-2 लोग डिस्टर्ब नहीं होते, उससे सोसाइटी की बहुत बड़ी एक पार्ट डिस्टर्ब होती है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, डॉक्टर की गलती से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, टीचर की गलती से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए दुनिया की कोई प्रोफेशनल बॉडी अपने मेंबर्स को आजाद नहीं छोड़ती, चाहे लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, टीचर हो, हर प्रोफेशनल बॉडी अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स लगाती है, ठीक है? जैसे आप डॉक्टर्स के ऊपर देखें, उनकी प्रोफेशनल बॉडी ने उनके ऊपर एक कोड ऑफ एथिक्स लगाया होता है, ठीक है? अब हमारी प्रोफेशनल बॉडी एसीसी है। एसीसी भी अपने मेंबर्स को आजाद नहीं छोड़ती। एसीसी ने भी अपने मेंबर्स के लिए लगाया हुआ है कोड ऑफ एथिक्स। अब एसीसी के कोड ऑफ एथिक्स में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमने नाम दिया कॉपी का। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो ये कह रहा था मेंबर कभी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को भी डिस्क्लोज ना करे, ओन एडवांटेज, थर्ड पार्टी एडवांटेज के लिए, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने कहा इसकी एक्सेप्शन है कि अगर पब्लिक ड्यूटी टू डिस्क्लोज हो, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग हो, क्लाइंट का अपना फायदा हो, क्लाइंट ने हो तो डिस्क्लोज कर सकता है। ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंसी, मेंबर हर हाल में गैर जानिबदार है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर मेंबर अप टू डेट हो, तमाम स्टैंडर्ड से कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो, काम आता हो, हर काम एहतियात से करे, ड्यू केयर। प्रोफेशनल बिहेवियर, कोई ऐसी हरकत ना करे जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे, और इंटेग्रिटी हो, ऑनेस्ट, ठीक है? ये कोड ऑफ एथिक्स इसी का एज इट इज पूछ लिया जाएगा, आपको जवाब देना आना चाहिए। आगे मैंने कंटिन्यू किया कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की अगर बात की जाए ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, के मेंबर को गैर जानिबदार रहना है। फिर मैंने कहा ऐसे कई इवेंट्स अकर होते हैं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं, विच आर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो 5 थ्रेट्स आपके सामने इंडिपेंडेंस के पढ़ाए गए: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी और इंटिमिडेशन। इन थ्रेट से बंदे का ईमान डगमगाता है, उसकी गैर जानिबदारी इंपेयर होती है। जाती मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ऑडिटर एज अ पर्सनल इंटरेस्ट, रेंज ऑफ एग्जांपल्स। अपने ही काम को चेक कर रहा हूँ, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, बंदा इंडिपेंडेंट नहीं रहता। जान पहचानो, बंदा इंडिपेंडेंट नहीं रहता। प्रेशराइज किया जा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं रहता। एडवोकेट बनाओ तो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं रहता। आपको मैंने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की एग्जांपल्स दी। ऑडिट के पास शेयर्स है क्लाइंट में, तो भाई जाहिर शेयर्स है, वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराएगा कि यार शेयर प्राइस की गिरेगी, मुझे भी नुकसान होगा। जॉब ओपनिंग में इंटरेस्ट है, वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराएगा कि यार ये मुझे जॉब पे नहीं रखेगा। एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज दे रहा है क्लाइंट, तो ऑडिटर घबराता है अपने जाती मफाद की वजह से, यार अगर मैं इसके खिलाफ दिया एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज आना बंद हो जाएंगी। लोन्स एट रिड्यूसमेंट लिमिटेड है, तो ऑडिटर घबराता है खिलाफ जाने में कि यार सस्ते रेट का लोन वापस ले लिया जाए। ओवर ड्यू फीस, ऑडिटर घबराता है खिलाफ जाने में, फीस ना खा जाए। अदर सर्विसेज, क्लाइंट लेने लेने के मूड में ऑडिटर घबराता है क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए कि यार मेरी अदर सर्विसेज ना चली जाए। डिपेंडेंट है क्लाइंट पे, तो ऑडिटर घबराता है कि ये गया तो कहीं मेरे रेवेन्यूज ना डिस्टर्ब हो जाए।
अपने ही काम को चेक कर रहा है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। ऑडिटर ने एफएस प्रिपेयर किया, उन्होंने ऑडिट करने जा रहे हैं, कभी सच नहीं बोलेगा क्योंकि खुद ने बनाई है। एसेट्स वैल्यू की, अब उनको ऑडिट करने जा रहे हैं, कभी सच नहीं बोलेगा। क्लाइंट का फाइनेंस मैनेजर उसको छोड़ के गया ऑडिट फॉर्म में, ऑडिटर के तौर पे आ गया, अब वापस उस क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने जा रहे हैं। तो उसी फाइनेंस मैनेजर ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो अब ऑडिट कर रहा है। इफेक्टिवली वो अपने खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है। फेमिलियरिटी, जान पहचान, जब भी जान पहचान हो कभी भी बंदा खिलाफ नहीं जाता। दोस्ती है, रिश्तेदारी है, क्लोज बिजनेस फैमिली रिलेशनशिप है, बहुत अरसे से ऑडिट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जान पहचान बन जाती है, बंदा खिलाफ जाते हुए घबराता है, ताल्लुकात खराब हो। प्रेशराइज किया जा रहा है कि यार पॉलिटिशियन है हमारे बोर्ड पे, केस कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, दूसरा काम नहीं देंगे, या ओवर ड्यू फीस खा जाएंगे, ये सब भी बंदे को डराने के लिए काफी है, वो ईमानदार नहीं रहता। एडवोकेट बना हुआ है उनके खिलाफ, उनके लिए केस लड़ रहा है कोर्ट में, पब्लिकली कमेंट कर रहे हैं उनके इवेंट्स पे, उनके बिहाफ पे इन्वेस्टर से मीटिंग कर रहा है। ये तमाम चीजों के बाद ऑडिटर क्लाइंट के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि पब्लिक कहेगी थोड़े दिनों पहले हमें मशवरा देने आया था इन्वेस्ट करो, अब वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो यही झूठा है। ठीक है। अच्छा, ये जो थ्रेट्स है ना, ये जरा मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो हैंडआउट्स भेजे हैं, दो दो पेजेस भेजे, पेज 6 पेज 7, जरा पेज 6 खोलिएगा प्लीज, पेज 6। 2 पेजेस मैंने आपको भेजे, पेज 6 7, जरा पेज 6 खोलिएगा। अच्छा, अब ये पेज 6 पे आप देखो ना, तो सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, और पेज 7 पे भी मैं जाऊंगा इसके बाद। इनकी मैंने एग्जांपल्स जो आपको लिखवाई है ना, अभी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी है, हो सकता है एक दो और भी हो इसमें। ठीक है। पेज नंबर 6 पे जो नीचे टेबल बना हुआ है ना, जरा टेबल देखो। एथिकल थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस एक ही बात है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की तरह एग्जांपल्स देखो। क्लोज बिजनेस, पर्सनल, फैमिली रिलेशन। सर आपने तो फेमिलियरिटी में लिखवाया था बेटा, ये सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, जाती मफाद भी होता है, दोस्ती यारी का फेमिलियरिटी भी होती है। ठीक है। अनड्यू फी डिपेंडेंसी ऑन वन क्लाइंट, ये याद है, रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन क्लाइंट, ये याद है, रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन क्लाइंट। ठीक है। अगर मैं डिपेंडेंट हूँ क्लाइंट पे, तो ऑब्वियसली मैं उसके खिलाफ जाते हुए घबराऊंगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक तीसरा मैंने कल आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, सेंड आउट में आ रहा है, जरा स्क्रीन पे तवज्जो दें। इस सेल्फ इंटरेस्ट रेट में एक और चीज हम ऐड करते हैं, परसेंटेज और कंटिजेंट फीस। ये देख रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट करूं, परसेंटेज और कंटिजेंट फीस, ये भी जाती मफाद का थ्रेट है। सर कैसे? इससे भी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है। सर कैसे? बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको बोलता है यार हम आपको फीस देंगे 10% ऑफ प्रॉफिट्स, कंटिजेंट परसेंटेज फीस दे रहे हैं, फिक्स फी नहीं दे रहे, 10% ऑफ प्रॉफिट्स फीस देंगे। और फिर वो जानबूझ के प्रॉफिट को क्रिएटिव अकाउंटिंग से, विंडो ड्रेसिंग से बहुत बढ़ा देते हैं, ओवरस्टेट कर देते हैं। ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, उसको नजर आता है प्रॉफिट्स बहुत ओवरस्टेटेड है, वो सही करने की कोशिश करता है, तो पता है ख्याल क्या आता है? अरे भाई प्रॉफिट सही किए ना, तो अपनी फीस 10% ऑफ प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स ओवरस्टेटेड है तो फीस भी ज्यादा आएगी, प्रॉफिट्स कम कर दिया ना तो फीस भी कम हो जाएगी, तो उसका ईमान डगमगा जाता है। वो कहते हैं छोड़ो यार, प्रॉफिट ज्यादा ही रहने दो ताकि अपने को फीस ज्यादा है। जाती मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट रेट। ठीक है। आओ जरा टेबल पे वापस। लो बॉलिंग टू विन ल्यूक्रेटिव अदर वर्क, वो जो मैंने बताया था, ल्यूक्रेटिव अदर वर्क में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराओगे। ओवर ड्यू फीस मैं बता चुका हूँ, ओवर ड्यू फीस है तो तुम क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराओगे। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज मिल रहा है, क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराओगे। एम्प्लॉयमेंट विद एन एश्योरेंस क्लाइंट,
अगर तुम किसी क्लाइंट के पास एम्प्लॉयमेंट के मूड में हो ना, तो तुम उसके खिलाफ जाते हुए घबराओगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक और पॉइंट आया जो कल हमने डिस्कस नहीं किया था। पार्टनर और क्लाइंट बोर्ड। तुम ऑडिटर हो, तुम क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तुम लिखने जा रहे थे तो पता उन्होंने क्या बोला? यार आपकी जो फर्म के पार्टनर है ना, आपके जो सीनियर है, वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं। अब आपने कहा मेरी फर्म का पार्टनर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा हुआ है, मैं अगर इनके खिलाफ जाऊंगा तो पार्टनर मेरे से कहीं नाराज ना हो जाए, मुझे नौकरी से ना निकाल दे, मेरा करियर ना रोक दे। मैं तो ट्रेनी सुपरवाइजर हूँ, पार्टनर को नाराज किया तो मैं कहाँ जाऊंगा? इस जाति मफाद के चक्करों में अपने क्लाइंट के खिलाफ जाने से रोक दिया अपने आप को। जाति मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट। लोन्स एंड गारंटीज कल पढ़ा चुका हूँ, लोन्स दिए हुए तो तुम उसके खिलाफ नहीं जाओगे। और ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन क्लाइंट एंड होल्डिंग क्लाइंट एसेट्स एक ही बात है अभी, क्लाइंट के आपने शेयर्स होल्ड किए हुए, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन क्लाइंट होल्डिंग क्लाइंट एसेट्स, ये एक ही बात है, आपने क्लाइंट के शेयर्स होल्ड किए हुए, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो सेल्फ रिव्यू थ्रेट की एग्जांपल्स। प्रोविजन ऑफ अदर नॉन ऑडिट सर्विसेज सच एज टैक्स इंटरनल ऑडिट। आप उनका दूसरा काम कर रहे हो, टैक्स का काम कर रहे हो, और फिर आप ऑडिट कर रहे हो, तो टैक्स का फिगर आप नहीं बनाए, आपने उनको टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड की थी, अब आप ही उनको ऑडिट कर रहे हो, तो आपने टैक्स का फिगर बनाया, आप कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाओगे। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप प्रिपेयर करो, ऑडिट भी आप कर रहे हो, तो आप कभी भी अपने काम को चेक करने में ईमानदार नहीं रहोगे। रिसेंट सर्विस विद क्लाइंट, क्लाइंट के पास आप फाइनेंस मैनेजर थे, सर्विस दी थी, अब आप ऑडिटर बन गए हो, वापस जाके उनके ऑडिट कर रहे हो, तो अपनी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रहे हो, खिलाफ नहीं जाओगे, ठीक है। एडवोकेसी देखो, प्रोमोटिंग शेयर इन अ क्लाइंट, वही लोगों को मशवरा दे रहे हो कि यार प्रोमोट कर रहे हो कि इनके शेयर्स लो, इधर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक। पेज 7 पे आओ, एडवोकेसी की और एग्जांपल्स। पेज 7 पे आ जाओ, एडवोकेसी और एग्जांपल्स। एक्टिंग एज एन एडवोकेट इन लीगल डिस्प्यूट, उनके लिए केस लड़ रहे हो, कमेंटिंग पब्लिकली ऑन फ्यूचर इवेंट्स, उनके इवेंट्स पे कमेंट कर रहे हो, ये सब एडवोकेट की वो है। क्या आप एडवोकेट बने हुए अब खिलाफ जाते हुए घबराओ? फेमिलियरिटी थ्रेड देखो उसकी एग्जांपल्स, लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट, काफी अरसे से ताल्लुकात हैं, क्लोज बिजनेस फैमिली पर्सनल रिलेशन, सर ये देखा सेल्फ इंटरेस्ट में भी आया, यहाँ भी आ गया, कल लिखवाया था क्लोज बिजनेस पर्सनल फैमिली रिलेशन। गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी सेल्फ इंटरेस्ट में भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, चलेगा, ठीक है, जिसमें लिखना है लिख दो। इंटिमिडेशन थ्रेट, बीइंग थ्रेटेंड एज रिमूवल विद रिमूवल एज ऑडिटर, थ्रेट किया जा रहा है कि यार मैं ऑडिटर से हटा दूंगा तुम्हें, तुम डर गए, बोला छोड़ो इनके खिलाफ ना जाओ। डोमिनेंट पर्सन इन सीनियर पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, वो जो मैं पॉलिटिशियन वगैरह की बात कर रहा था। थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, केस कर देंगे आपके खिलाफ। थ्रेट ऑफ अदर ल्यूक्रेटिव नॉन वर्क नॉट बीइंग ऑफर्ड, भाई आपको दूसरा काम नहीं देंगे। ये सब जो थ्रेट्स हैं, दीज आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा यार, आप है ना, मुझे जरा आगे बढ़ना है, ठीक है, ये तो अभी तक कल वाली ही काम चल रहा है। देखो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स तो मैं कल पढ़ाया ना, उसको जरा अब हम छोड़े, वो हमने पढ़ ली है, वो याद करने हैं आपको कि 5 प्रिंसिपल्स हैं कोड ऑफ एथिक्स के। हम आज फोकस सिर्फ इसी पे कर रहे हैं, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। बेटा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि यार ऐसे कई इवेंट्स हैं जो आपकी इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं। जाती मफाद की वजह से इंडिपेंडेंस जा रही है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। अपने ही काम को चेक करने की वजह से इंडिपेंडेंस जा रही है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। जान पहचान की वजह से इंडिपेंडेंस जा रही है, फेमिलियरिटी थ्रेट है। प्रेशर दिया जा रहा है, इंटिमिडेशन थ्रेट है। और अगर आप एडवोकेट बने हुए तो वो एडवोकेसी थ्रेट है, ठीक है। आप सब थ्रेट्स को अच्छी तरह समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कोई थ्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना तो मुझसे पूछ लो, मैं जरा 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ। थ्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझसे पूछ लो, फिर जरा मैं इसमें आगे का एरिया स्टार्ट कर रहा हूँ।
चलो यार, अब जरा डिस्कशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो, अब होता ये कि ऑडिटर के ऑडिट के दौरान ऐसे कई इवेंट्स आते हैं जो उसकी इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बनते हैं। ठीक है, ऑडिटर के ऑडिट के दौरान ऐसे कई इवेंट्स आते हैं जो उसकी इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बनते हैं। ठीक है, 5 थ्रेट्स होते हैं इंडिपेंडेंस के: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तब अराइज होता है जब ऑडिटर का जाती मफाद हो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तब अराइज होता है जब ऑडिटर का जाती मफाद हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, एग्जांपल्स आपको दे दी। ऑडिटर हैज शेयर्स इन अ क्लाइंट। जरा एग्जांपल्स को वापस देखो क्योंकि इनसे जरा एडवांस टॉपिक स्टार्ट करूं। ऑडिटर के पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराता है क्योंकि उसको डर लगता है उसने क्लाइंट के खिलाफ लिखा, शेयर प्राइस गिरेगी, मुझे भी नुकसान होगा। ऑडिटर जॉब ओपनिंग में इंटरेस्टेड है तो वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराते हैं कि आइंदा मुझे जॉब पे नहीं रखेगा, नाराज हो जाएगा मुझसे। एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज मिल रही हैं तो बेटा वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराता है कि यार मेरे गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज चली जाएंगी। ऑडिटर को लोन मिला हुआ रिड्यूस रेट पे, वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराते हैं कि यार ये सस्ते रेट का लोन वापस ले जाएगा, मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। ओवरड्यू फीस है तो ऑडिटर क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराता है कि यार ये मेरे पैसे ना खा जाए। अदर सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो वो क्लाइंट के खिलाफ नहीं जाता कि अदर वर्क मुझसे ना ले लें। रेवेन्यू डिपेंडेंसी है क्लाइंट पे तो वो ऑडिटर क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराता है कि यार मैं तो इस पे डिपेंडेंट हूँ। ठीक है ना, ये चला गया तो मेरे इतने रेवेन्यूज गिर जाएंगे। परसेंटेज फीस है, ऑडिटर क्लाइंट के अगेंस्ट जाते हुए घबराता है क्योंकि जब वो विंडो ड्रेस्ड अकाउंट्स को, क्रिएटिव अकाउंट्स को, फ्रॉडलेंट अकाउंट्स को कम करेगा तो उसकी फीस भी कम हो जाएगी। और अगर पार्टनर और क्लाइंट बोर्ड है तो ऑडिटर क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराते हैं कि यार मेरा पार्टनर इनके बोर्ड में बैठा हुआ है, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझे जॉब से ना निकाल। ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तब अराइज होता है जब ऑडिटर अपने वर्क को रिव्यू कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है और ऑडिट भी कर रहा है तो अपने खिलाफ नहीं जाएगा। एसेट्स वैल्यू कर रहा है और फिर ऑडिट भी कर रहा है, अपने खिलाफ नहीं लिखेगा। क्लाइंट के पास फाइनेंस मैनेजर के तौर पे एक्ट किया, अब ऑडिटर बन गया है और अब वापस जा रहा है ऑडिट करने, तो अपने काम को चेक कर रहा है, कभी भी खिलाफ नहीं लिखे। जान पहचान है, क्लोज बिजनेस, पर्सनल रिलेशन, टू लॉन्ग एसोसिएशन, वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराएगा, ताल्लुकात खराब होंगे। थ्रेट ऑफ लिटिगेशन दिया जा रहा है, डोमिनेंट पर्सन इन सीनियर पोजीशन द क्लाइंट है, दूसरा वर्क नहीं देंगे, ओवरड्यू फीस खा जाएंगे, ये थ्रेट दिया जा रहा है, इस वजह से बंदा खिलाफ नहीं जा रहा, इंटिमिडेशन। और उनके रिप्रेजेंट कर रहा है लीगल डिस्प्यूट में, उनके शेयर्स पे कमेंट कर रहा है, उनके इन्वेस्टर से मीटिंग कर रहा है, एडवोकेट बना हुआ है, खिलाफ जाते हुए घबराए। अच्छा, अब होता ये कि दौरान ऑडिट जब भी ऐसे इवेंट्स अकर होते हैं ना जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं, दौरान ऑडिट ऐसे जब भी इवेंट्स आते हैं ना जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं, ऑडिटर चुपचाप रिजाइन करके भाग जाता है क्योंकि वो अपने ऊपर उंगली नहीं उठने दे सकता कि यार मेरी इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ लोग बात करें। तो जब भी ऐसे इवेंट्स आते थे ना पास्ट में जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बनते थे, ऑडिटर चुपचाप रिजाइन करके भाग जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जब भी ऑडिटिंग के दौरान ऐसे इवेंट्स आए ना जो आपकी इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बने, आपने भागना नहीं है, आपने लगाने हैं कुछ सेफगार्ड्स। क्या लगाने हैं बेटा? सेफगार्ड्स। ऑडिट के दौरान ऐसे कोई भी इवेंट आए ना जो आपकी इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बने, भागे मत, बल्कि कुछ सेफगार्ड्स लगा दे। सर क्या सेफगार्ड्स लगाऊं? हर किसी के सेफगार्ड सुन लो, अपने पास लिख भी लेना और फिर उसके बाद हम सवाल पे जाते हैं। ठीक है बेटा, ऑडिटर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, क्या ये एक ऐसा इवेंट है जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को खतरे में लाएगा? ठीक है, वो उसके खिलाफ जाते हुए घबराएगा। सही है, कहते हैं इस थ्रेट को मिनिमाइज करना है ना, सेफगार्ड लगा दो। ऑडिटर से कहो डिस्पोज ऑफ शेयर्स, शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दे। सही। यार एक बात बताओ, अगर ऑडिटर शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देता है, अब शेयर्स है ही नहीं, अब शेयर्स है ही नहीं, क्या वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराएगा? अब खुल के लिख देगा फिर स्टूडेंट के पॉइंट फिर क्योंकि अब कोई डर ही नहीं। तो देखा आपने, शेयर्स हैं तो इस थ्रेट को मिनिमाइज करने का सेफगार्ड क्या निकाला? डिस्पोज ऑफ शेयर्स, इससे थ्रेट मिनिमाइज। दूसरा थ्रेट, ऑडिटर किसी जॉब ओपनिंग में इंटरेस्टेड है क्लाइंट के पास, तो वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबरा रहा होगा ना। बेटा इस किस्म के थ्रेट को मिनिमाइज करने का सेफगार्ड ये
रोटेट ऑडिटर, जिस ऑडिटर का जॉब में इंटरेस्ट है ना उसको हटा दो टीम से। अब टीम से उसको हटा दिया, नए बंदे हैं, उनका जॉब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या वो क्लाइंट से डरेंगे? क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराएंगे नहीं। ऑडिटर को रोटेट कर दो, इससे ये थ्रेट मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑडिटर को अगर एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज मिल रहे हैं तो क्या वो क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराएगा? यस, कि भाई यार गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी से नहीं देंगे। सही। इस थ्रेड का सेफगार्ड ये कोट किया जाता है कि आप गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज को पोलाइटली रिफ्यूज कर दें। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, हॉस्पिटैलिटी दी, टोयोटा ने गाड़ी दी, मेरा टिकट दी, आपने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, नहीं चाहिए। अब आपने उनसे कोई फेवर ही नहीं दिया, तो क्या आप उनके खिलाफ जाते हुए घबराओगे? ठीक है। आपके किसी ऑडिटर ने सस्ते रेट पे लोन लिया हुआ है, तो अब वो क्लाइंट के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डर होगा यार मेरा लोन ना छिन जाए, इसलिए वो क्लाइंट को फेवर देगा। सस्ते रेट पे लोन लिया हुआ है तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है। इस थ्रेट को रिड्यूस करने का, मिनिमाइज करने का सेफगार्ड पता है क्या है? जिसने लोन लिया हुआ है ना उसको रोटेट कर दो। नए बंदे आएंगे जिन्होंने लोन नहीं लिया होगा, तो वो उनके खिलाफ आते हुए घबराएंगे भी नहीं। अच्छा, और अगर लोन लिया नहीं है, सिर्फ ऑफर हुई है, तो बेटा लोन के ऑफर को पोलाइटली रिफ्यूज कर दे। ले लिया है तो उस बंदे को टीम से हटा दे, लेकिन अगर नहीं लिया, सिर्फ ऑफर आई है, तो ऑफर को पोलाइटली रिफ्यूज कर दे। ठीक है। ओवरड्यू फीस है, ऑडिटर क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराता है, इसका सेफगार्ड में वहां लिखवा दो, अभी छोड़ दो उसको। ठीक है। अदर सर्विसेज ऑफ क्लाइंट, इसका भी सेफगार्ड में अगर लिखवा दो, इंटिमिडेशन में भी है ना, वो दोनों के सेम सेफगार्ड। अच्छा, रेवेन्यू डिपेंडेंसी है क्लाइंट पे। बेटा जब रेवेन्यू डिपेंडेंसी है ना क्लाइंट पे, तो आप क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए घबराते हो क्या ये चला गया, नाराज होगा तो मेरी तो रेवेन्यू चला जाएगा। इसका सेफगार्ड ये है कि एक थ्रेशोल्ड है, कोई भी क्लाइंट 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी क्लाइंट आपके रेवेन्यू के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड बनाया है। अगर क्लाइंट 15% से ज्यादा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है, 20% है, 30% है, तो रेवेन्यू डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। बेटा सेफगार्ड इसका ये कोड किया जाता है कि आप उस क्लाइंट के सारे काम खत्म कर दो, कम कर दो, 15% से नीचे रहो, और अगर नहीं हो पा रहा ना तो जॉइंट ऑडिट करवाओ। जॉइंट ऑडिट का क्या मतलब है? एक ऐसा क्लाइंट था जो आपकी फीस में 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, आपके टोटल रेवेन्यूज का 20% वहां से आता था। अब 15% से नीचे जाने, इस तरह तो रेवेन्यू डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। जॉइंट ऑडिट करवा लो, किसी और फर्म को मिला लो, बोलो यार हम दोनों मिलकर ऑडिट कर लेते हैं, 10% आप ले लेना फीस का, 10% हम ले लेंगे, तो आप 20 से एकदम 10-10 पे आ गए। तो रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन क्लाइंट होगा ना, तो उसका सेफगार्ड ये 15% से नीचे रहना, जॉइंट ऑडिट करवा लो। ठीक है। क्लाइंट आपको परसेंटेज फीस दे रहा है, तो ये एक थ्रेट है, आपका ईमान डगमगाएगा कि यार मैं अगर फीस सही करूंगा तो मेरा भी जो है वो फायदा चला जाएगा। तो कहते हैं इसका सेफगार्ड है रिक्वेस्ट फिक्स्ड फी। फिक्स फी मांगो, जब फीस फिक्स ले रहे हो, अब विंडो ड्रेसिंग हुई भी होगी ना तो फौरन हाईलाइट कर दो, क्योंकि तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं। और फाइनली अगर पार्टनर क्लाइंट के बोर्ड पे बैठा हुआ है, तो जाहिर है पार्टनर उस क्लाइंट के बोर्ड पे बैठा हुआ है, तो वो फर्म के बंदों को शायद उसके खिलाफ ना जाने दे क्लाइंट। इसका सेफगार्ड ये है रोटेट पार्टनर। सर पार्टनर को रोटेट कर दे, हाँ जी पार्टनर को हटा दे टीम से, क्योंकि अगर पार्टनर हट जाएगा, नया पार्टनर आएगा, वो पार्टनर है ही नहीं जो आपकी फर्म का है, तो अब आपको वो इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकेगा। ठीक है। ये सब क्या है बेटा? सेफ गार्ड्स। ये सब क्या है? सेफ गार्ड्स। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस होना भागना नहीं है, थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए सेफ गार्ड्स लगाने। ठीक है। अगर शेयर्स है क्लाइंट के पास, क्या सेफ गार्ड लगाओ बेटा? शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दो। शेयर्स ही नहीं है तो बंदा कहां से क्लाइंट के खिलाफ जाते हुए डरे? जॉब ओपनिंग में जो बंदा इंटरेस्टेड को हटा दो, जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं होगा नए लोगों का, वो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ जाते हुए घबराएंगे भी। गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी का पोलाइटली रिफ्यूज कर दो। लोन एट रिड्यूस्ड रेट है, जिसने लोन लिया हुआ उसको हटा दो या पोलाइटली रिफ्यूज कर दो। रेवेन्यू डिपेंडेंसी है तो जॉइंट ऑडिट वगैरह करवाओ ताकि 15% के थ्रेशोल्ड से नीचे है। परसेंटेज कंटेजेंट फीस दे रहे हैं, फिक्स फी मांगो। और अगर पार्टनर बैठा हुआ है क्लाइंट के बोर्ड पे, तो उस पार्टनर को क्या कर दो? रोटेट कर दो। ये सारे सेफ गार्ड्स लिख लो भाई।
पार्टनर अगर क्लाइंट के बोर्ड पे बैठा हुआ है तो वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा ना कि आप इसके खिलाफ ओपिनियन ना दो, तो पार्टनर को रोटेट कर दो, ये इसका सेफगार्ड है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा थ्रेट है बेटा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। व्हेन ऑडिटर इज रिव्यूइंग हिज ओन वर्क, तो भी उसके लिए इंडिपेंडेंट रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ऐसा थ्रेट हो ना, उसका क्या सेफगार्ड है? अगर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है और ऑडिट कर रहा है तो वो अपने खिलाफ नहीं जाएगा। ऑडिटर एसेट्स वैल्यू कर रहा है और फिर बाद में वो ऑडिट कर रहा है तो अपने खिलाफ नहीं जाएगा। बेटा ये वाले मसलों को हल करने का सेफगार्ड पता है क्या है? इसके लिए एक सेफगार्ड यूज किया जाता है, चाइनीज वॉल कॉन्सेप्ट। चाइनीज वॉल कॉन्सेप्ट पता है क्या है? सेंट्रल टीम्स। बेटा ऑडिट फर्म में बहुत सारी वॉल्स होती हैं, बहुत सारी टीम्स होती हैं। अब जैसे मैं आपको केपीएमजी की बात करूं तो केपीएमजी में यहाँ पे 32 पार्टनर्स हैं, 32 पार्टनर्स। 32 पार्टनर्स का मतलब है 32 टीम्स। जिस टीम ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है ना, ऑडिट करने दूसरी टीम चली जाए, खतरा मिनिमाइज हो गया। सर वो भी तो सेम फर्म की है बेटा, खतरा मिनिमाइज करना है, खत्म थोड़ी कर सकते हैं थ्रेट को। जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई ऑडिट करने वही जाएगा ना, तो अपने खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ऑडिट करने दूसरी टीम जाए, तो वो जाहिर है थोड़ी सी गलतियां हाईलाइट कर सकती है। जिन्होंने एसेट्स वैल्यू की है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कोई और ऑडिट कर ले, कोई और कर रहा होगा, चाइनीज वॉल दूसरी होगी, तो वो डेफिनेटली जो है वो उनके गलतियां वलतियां लिख सकते हैं। तीसरा जो था, क्लाइंट का फाइनेंस मैनेजर छोड़ के चला गया, ऑडिट फर्म ज्वाइन कर ली, अब वो वापस उन्हीं को ऑडिट करने जा रहे हैं। तो वो फाइनेंस मैनेजर था, उसी ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, अब वही ऑडिट करेगा तो कैसे ईमानदार रहेगा? इसका सेफगार्ड है, डोंट सेंड दैट पर्सन। वो जो फाइनेंस मैनेजर था ना, जो अब ऑडिट फर्म में आ गया और अब आप उसको वापस ऑडिट करने भेज रहे हो, उसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, वही ऑडिट करेगा, तो ईमानदार नहीं रहेगा। उस बंदे को ना भेजो। ठीक है, ये लिख लो उसके सेफगार्ड्स। अच्छा, तीसरा थ्रेड इंडिपेंडेंस का था फेमिलियरिटी थ्रेड, जान पहचान है, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी। इस थ्रेड को कैसे मिनिमाइज किया जाए? ठीक है, देखो अगर क्लोज बिजनेस पर्सनल फैमिली रिलेशन है ना, तो बंदा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज करेगा, ताल्लुकात खराब ना हो जाए। इस थ्रेड का सेफ गार्ड ये है, जिस बंदे के ताल्लुकात ये है ना, उस बंदे को रोटेट कर दो। पार्टनर के ताल्लुकात हैं, पार्टनर को रोटेट कर दो। नया बंदा आएगा, ताल्लुकात ही नहीं होंगे, वो ख्याल भी नहीं रखेगा। मैनेजर के ताल्लुकात है, उसको रोटेट कर दो। ट्रेनी के ताल्लुकात है, उसको रोटेट कर दो। जिस भी बंदे के ताल्लुकात है ना, उसको रोटेट कर दो। ठीक है। टू लॉन्ग एसोसिएशन है विद द क्लाइंट, तो जाहिर है लॉन्ग एसोसिएशन है तो बंदा खिलाफ जाते हुए घबराएगा कि यार इतने अरसे के ताल्लुकात डैमेज होगा। इसका सेफगार्ड ये है कि यार 3 साल से ज्यादा जो है ना, किसी एक बंदे को ऑडिट के लिए ना भेजो। 3 साल तक एक बंदे को भेज दिया, 3 साल बाद ना भेजो, नए लोगों को भेजो। क्योंकि जाहिर है जब नए लोग जाएंगे,
3 साल तक आप गए, चले थोड़े बहुत ताल्लुकात बन गए, उसके बाद नए लोग गए तो उनके ताल्लुकात ही नहीं है, तो वो उनके टूटने का ख्याल भी नहीं रखेंगे। ऊपर जो मैंने लिखा है ना, जिस बंदे के पर्सनल फैमिली ताल्लुकात है उसको रोटेट कर दो, रोटेट पर्सन। रोटेट पर्सन इसलिए लिखा है कि भाई पार्टनर के ताल्लुकात हैं कंपनी वालों के साथ, तो पार्टनर खिलाफ जाते हुए घबराएगा, रोटेट करो पार्टनर को। ऑडिट फर्म के मैनेजर के ताल्लुकात है तो उसको रोटेट करो, जिस बंदे के भी ताल्लुकात है ना उसको रोटेट करो। लॉन्ग एसोसिएशन है तो उसको बनने ही ना दो, 3 साल हो जाए तो नए बंदों को भेजो, ताकि ताल्लुकात हो ही ना इतने मजबूत हो ही ना और बंदा ख्याल भी नहीं रखे। ठीक है। अच्छा, इंटिमिडेशन थ्रेट है, ऑडिटर को प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है तो बंदा खिलाफ जाते हुए घबराता है। ठीक है ना। केस कर देंगे इसका थर्ड डर, डोमिनेंट पर्सन है हमारे पास उसका डर, दूसरा काम नहीं देंगे उसका डर, ओवर ड्यू फीस खा जाएंगे उसका डर। इन थ्रेट्स के क्या सेफ गार्ड है? देखो, अगर ओवर ड्यू फीस है ना, इसका सेफ गार्ड ये है कि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना, ओवर ड्यू फीस का सेफ गार्ड ये, नेवर स्टार्ट न्यू वर्क until all dues are clear or a proper payment schedule is provided। ओवरड्यू फीस का सेफगार्ड ये है कि भाई जब तक नया काम शुरू ना करो उनका, जब तक पुराने ड्यूज क्लियर ना हो या पेमेंट शेड्यूल ना हो। क्योंकि जब तक पुराने ड्यूज क्लियर नहीं होंगे, नया काम स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो ओवरड्यू फीस कभी क्रिएट ही नहीं होगी, और ओवरड्यू फीस क्रिएट नहीं होगी तो तुम उनके खिलाफ जाते हुए भी घबराओगे। नया काम तब तक स्टार्ट ना करो जब तक पुराने ड्यूज क्लियर ना हो या पेमेंट शेड्यूल ना हो। क्योंकि अगर ड्यूज क्लियर करने के बाद ही तुम काम शुरू करोगे तो ड्यूज कभी ओवर ड्यू होंगे ही नहीं और थ्रेड भी नहीं क्लियर होगा। अच्छा, ये जो थ्रेट्स है ना, धमका रहे तुम्हें, पेश कर देंगे, पॉलिटिशियन की धमकी दे रहे हैं, दूसरे वक्त की धमकी दे रहे हैं, इसका सेफ गार्ड ये, मैटर शुड बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ ऑडिट कमेटी, या फिर रिजाइन कर दो। याद है ऑडिट कमेटी में एनईडीज गैर जानिबदार लोग बैठे होते हैं, या तो उनको शिकायत लगा दो, मसला नहीं हो रहा तो रिजाइन कर दो। इन तीनों का यही सेफ गार्ड है कि मैटर को ऑडिट कमेटी के टेंशन में लो, और अगर उससे ही मसला नहीं हो रहा तो रिजाइन कर दो। नोट कर लो भाई।
अच्छा, अभी जो लास्ट थ्रेट है ना बेटा, एडवोकेसी थ्रेट, जब ऑडिटर एडवोकेट बना हुआ है, ठीक है, उनको डिस्प्यूट में रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके इवेंट्स पे कमेंट कर रहा है, उनके इन्वेस्टर से मीटिंग कर रहा है, इन तमाम थ्रेट्स का एक ही सेफ गार्ड है, ऑडिटर शुड रिजाइन फ्रॉम वन रोल, एक रोल से रिजाइन करो, आइदर एक्ट एज एडवोकेट और ऑडिटर, कोई एक रोल रहो भाई। जब किसी एक रोल में होगे, दूसरे रोल में गए नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो कोई इज्जत विज्जत की परवाही नहीं होगी, उनके खिलाफ जाते हुए घबराओगे ही नहीं। तो एक रोल में रहो, रिजाइन फ्रॉम वन रोल, आइदर एक्ट एज ऑडिटर और एडवोकेट। देखें, जब वो एक रोल में रहेगा, सिर्फ ऑडिट कर रहा होगा, उनके लिए केस नहीं लड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है अब लोग उसको गलत नहीं समझेंगे कि भाई ये केस वेस थोड़ी लड़ रहा है, तो सिर्फ ऑडिटर है, तो जो ये कह रहे हो सही है। अगर आप उनके इन्वेस्टर से मीटिंग ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऑडिटर हो, तो जो भी ओपिनियन आ रहा होगा वो सच लिखोगे, क्योंकि आपने किसी को गाइड थोड़ी किया था कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो या तो ऑडिटर बन जाओ या एडवोकेट बन जाओ, ये इसका सेफ गार्ड है। अच्छा बेटा, अब मैं लेक्चर को जरा फाइनली रिकैप कर रहा हूँ, फिर हम जरा सवाल की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग सब कंसंट्रेशन से सुनिए, सही है ना। सिलसिला ये भाई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऐसे कई इवेंट्स आते हैं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में लाते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी। कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है ना, भागना नहीं है, उसका सेफगार्ड लगाने चाहिए, थ्रेट मिनिमाइज। सेल्फ इंटरेस्ट है, जाती मफाद है, एग्जांपल शेयर द क्लाइंट, तो खिलाफ जाते हुए घबराऊंगा भी, शेयर डिस्पोज ऑफ कर दो, शेयर दी नहीं होंगे घबराऊंगा भी। जॉब ओपनिंग में इंटरेस्टेड है जो बंदा, उसको टीम से हटा दो, बंदा ही नहीं होगा, जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, खिलाफ जाते हुए घबराएगा भी। गिफ्ट्स हॉस्पिटैलिटी से पोलाइटली रिफ्यूज कर दो, ली नहीं है गिफ्ट्स, ना उम्मीद है ना एक्सपेक्टेशन है, तो कभी खिलाफ जाते हुए घबराएंगे नहीं। लोन्स एट रिड्यूस रेट जिसने लिए हुए उसको हटा दो या पोलाइटली रिफ्यूज कर दो। रेवेन्यू डिपेंडेंट हो, खिलाफ जाते हुए घबरा रहे हो, 15% का थ्रेशोल्ड है, जॉइंट ऑडिट करवाओ, परसेंटेज फीस है, फिक्स फी मांगो, पार्टनर क्लाइंट बोर्ड है, क्लाइंट को हटा, पार्टनर को हटा दो, ठीक है। अपने ही काम को चेक कर रहे हैं, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, फिर ऑडिट कर रहे हैं, चाइनीज वॉल, जिसने ऑडिट किया है दूसरी टीम भेजो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जिसने दूसरी टीम भेजो ऑडिट के लिए, दूसरी टीम जाएगी तो वो गलतियां हाईलाइट भी कर ली। क्लाइंट का बंदा क्लाइंट के पास से रिजाइन करके हमारे पास आया, उसको वापस ऑडिट पे ना भेजो, ठीक है। जान पहचान का थ्रेट है, फेमिलियरिटी, टू लॉन्ग एसोसिएशन, जिसकी जान पहचान है वो खिलाफ जाते हुए घबराएगा, बेटा उसको हटा दो, जब हटा दोगे नया बंदा आएगा, ताल्लुकात ही नहीं, ख्याल भी नहीं रखेगा। लॉन्ग एसोसिएशन है, 3 साल से ज्यादा ना भी जो बंदे को, ताकि ताल्लुका ज्यादा मजबूत ना बने, ठीक है। थ्रेट कर रहे हैं, इंटिमिडेशन थ्रेट, ऑडिट कमेटी को बताओ या रिजाइन कर दो। ओवर ड्यू फीस है, तो जब तक पुराने ड्यूज क्लियर ना हो नया काम स्टार्ट ना करो।
एडवोकेसी थ्रेड का सेफगार्ड, या तो एडवोकेट बन जाओ या ऑडिटर बन जाओ, ठीक है। अब सवाल किस तरह आते हैं, देखो इस चैप्टर से भी दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। इस चैप्टर से भी दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। एक है थ्योरी क्वेश्चन, वो भी तो मैं करा रहा हूं अभी, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो प्रिंसिपल्स बता दो कोड ऑफ एथिक्स के, 5 रटे में कॉपी लिख दी, ठीक है। या थ्रेट्स बता दो, उनकी एग्जांपल्स बता दो, तुमने थ्रेट्स बता दी, एग्जांपल्स बता दी, ये थ्योरी क्वेश्चन। दूसरा वही मसला है भाई, राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन। राइटिंग स्किल क्वेश्चंस अगेन देगा तुम्हें केस स्टडी। राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन अगेन क्या देगा, एक केस स्टडी, और कहेगा उस केस स्टडी में से पिक करो कौन कौन से इवेंट्स थ्रेट बनेंगे इंडिपेंडेंस के लिए, और उनके सेफगार्ड्स बताओ। दो किस्म के सवाल आते हैं भाई, थ्योरी और राइटिंग स्किल्स। थ्योरी सवालात क्या है, कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स बता दो, थ्रेट्स बता दो, लिखे छापे कहानी खत्म। दूसरे है राइटिंग स्किल्स, केस स्टडी देगा, कहेगा पिक करो इसमें से थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस और सेफगार्ड्स बताओ। दोनों किस्म के सवाल करा दो, सही। बेटा जो हैंड आउट दिया हुआ है ना, इसका जरा पेज 7 देखना, पेज 7, पेज 7 पे आना। पेज 7 पे देखो, तुम्हें एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15। पेज 7 ऑफ द हैंड आउट पे जाओ, उस पे तुम्हें एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, थ्योरी सवाल है। अभी पेज 7 का क्वेश्चन नंबर 15 थ्योरी सवाल है। एक्सप्लेन ईच ऑफ द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एसीसीएस कोड ऑफ एथिक्स। एक्सप्लेन करो ईच ऑफ द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, हर फंडामेंटल प्रिंसिपल कोड ऑफ एथिक्स को एक्सप्लेन करो। कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कोड ऑफ एथिक्स के, 5। कॉपी लिख दो, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, जो डिटेल लिखो ये छाप दो इसमें। स्ट्रेट 5 इजी मार्क्स, थ्योरी सवाल है भाई, आता ही। एक्सप्लेन ईच ऑफ द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एसीसीएस कोड ऑफ एथिक्स, तो पांचों प्रिंसिपल लिखो, बात खत्म। पार्ट बी, compliance with fundamental principles in the HCS Code of Ethics can be threatened in a number of ways. List 5 ethical threats to independence and objectivity, and for each threat, identify one example of a circumstance that may create the threat. बेटा लिस्ट करो 5 threats to independence, and for each threat, give an example. लिस्ट करो 5 threats to independence, and for each threat, give one example. बेटा पांचों थ्रेट्स लिख दिए, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, और हर किसी की मैंने तुम्हें 5-5, 4-4 एग्जांपल्स बताई हैं, कोई एक एक एग्जांपल लिख दो।
तो मेरा नहीं ख्याल ये क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम करेगा। बड़ा आसान सा सवाल था, पार्ट ए। स्टेट 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एसीसीएस कोड ऑफ एथिक्स। आपने कोड ऑफ एथिक्स के पांचों प्रिंसिपल्स कॉपी लिख दी, ठीक है। उसके बाद फिर उसने कहा लिस्ट 5 एथिकल थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। आपने पांचों थ्रेड्स लिखे और फॉर ईच थ्रेड के एग्जांपल दो, तो आपने हर थ्रेड की एक एग्जांपल दे दी। मैंने चार चार एग्जांपल्स आपको लिखा। ये होता है थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन क्या होता है? थ्योरी क्वेश्चन तो मुझे रटा हुआ है, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स मुझे याद करके जाने 5 मार्क्स के लिए। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बाद एथिकल थ्रेड्स भी पता होनी चाहिए, एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। अब सर ये दूसरा सवाल कौन सा होता है राइटिंग स्किल्स वाला? एक सवाल भेजा आपको एलवी फोन्स कंपनी के नाम से, जरा देखिए। एक सवाल भेजा आपको एलवी फोन्स कंपनी के नाम से, जरा देखिए। और एक काम करें, इसको जरा आप रीड कर लें खुद से। रिक्वायरमेंट ना रीड कीजिएगा, सिर्फ एलवी फोन्स कंपनी वाले सवाल को रीड कर लें, फिर मैं बताता हूं इसमें करना क्या। अच्छा भाई, होपफुली आप सबने सवाल पढ़ लिया होगा। तो अब जरा देखें इस सवाल को, मैं क्विकली रीड कर रहा हूं, ठीक है। इस सवाल में है क्या? यू आर दी ऑडिट मैनेजर ऑफ जोन्स एंड कंपनी। आप ऑडिट मैनेजर हैं जोन्स एंड कंपनी के। भाई जब आप ऑडिट मैनेजर हैं
जोन्स एंड कंपनी के, तो जोन्स एंड कंपनी कौन हो गई? ऑडिट फर्म। ऑडिट मैनेजर किसका होता है भाई? ऑडिट फर्म का। जब आप ऑडिट मैनेजर जोन्स एंड कंपनी के, तो जोन्स एंड कंपनी ऑडिट फर्म हो गई, ऑडिट मैनेजर ऑडिट फर्म का होता है। एंड यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एलवी फोन्स, आप प्लान कर रहे हैं ऑडिट एलवी फोन्स, अ लिस्टेड कंपनी व्हिच हैज बीन एन ऑडिट क्लाइंट फॉर 4 years। ठीक है, ये एक कंपनी जो आपकी ऑडिट क्लाइंट है 4 साल से, एंड स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी मोबाइल फोन्स। आप ऑडिट मैनेजर जोन्स एंड कंपनी के हैं, तो ठीक है, जोन्स एंड कंपनी ऑडिट फर्म हो गई, और आप ऑडिट क्लाइंट कर रहे हैं एलवी फोन्स का, जो आपका क्लाइंट है 4 साल से लग्जरी मोबाइल फोन्स बनाते हैं। ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट यू हैव ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्लानिंग स्टेज के दौरान आपने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ली। The employees of LV phones are entitled to purchase mobile phones at a discount of 10%। जो एम्प्लॉइज है ना एलवी फोन्स के, क्लाइंट के जो एम्प्लॉइज है, उनको एंटाइटलमेंट है कि वो मोबाइल खरीद सकते हैं 10% डिस्काउंट पे। द ऑडिट टीम हैज इन प्रीवियस ईयर्स बीन ऑफर्ड द सेम लेवल ऑफ डिस्काउंट, ऑडिट टीम को भी 10% डिस्काउंट दिया गया। ये लग्जरी मोबाइल फोन्स बनाती है, अपने एम्प्लॉइज को 10% डिस्काउंट देती थी, ऑडिट टीम को भी ये डिस्काउंट दिया गया। ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एलवी फोन्स वाज इल एंड अनएबल टू वर्क। अच्छा, फाइनेंशियल कंट्रोलर एलवी फोन्स का, क्लाइंट का, एलवी फोन्स का बीमार पड़ गया और काम नहीं कर पाया। The company had no spare staff able to fulfill the role, and hence a qualified audit senior of Jones and Company was seconded to the client for 3 months. केस समझो। ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल कंट्रोलर एलवी फोन्स का क्लाइंट का बीमार पड़ गया, काम नहीं कर सका, कंपनी के पास कोई और स्टाफ नहीं था, तो एक क्वालिफाइड ऑडिट सीनियर जोन्स एंड कंपनी, जोन्स एंड कंपनी कौन थी? ऑडिट फर्म, वहां से एक बंदे को सेकॉन्ड किया गया क्लाइंट पे फॉर 3 months। The audit partner has recommended that the audit senior work on audit as he has good knowledge of the client। अब पार्टनर कह रहे हैं यही सीनियर जिसको 3 महीने के लिए भेजा था ना उधर टू एक्ट एज फाइनेंशियल कंट्रोलर, वही ऑडिट पे जाए, क्योंकि इसके पास अच्छी नॉलेज है। केस समझो। ड्यूरिंग द ईयर जो फाइनेंशियल कंट्रोलर था ना एलवी फोन्स का, वो बीमार पड़ गया, काम नहीं कर सका, कंपनी के पास कोई स्पेयर स्टाफ नहीं था, तो एक क्वालिफाइड ऑडिट सीनियर फ्रॉम ऑडिट फर्म जोन्स एंड कंपनी, उसको भेजा गया इसकी पोस्ट पे काम करने के लिए, फाइनेंशियल कंट्रोल की पोस्ट पे काम करने के लिए। अब पार्टनर कह रहे हैं ये जो सीनियर भेजा गया ना इसकी पोस्ट पे काम करने के लिए, वही ऑडिट सीनियर को ऑडिट करने भी भेजो, क्योंकि उसके पास क्लाइंट की अच्छी मालूमात है। द फी इनकम derived from LV phones was boosted by this engagement, and along with audit and tax fee now accounts for 16% of firm's total fees। इन सब एंगेजमेंट से फीस बढ़ गई एलवी फोन से, और अब 16% ऑफ फर्म्स टोटल फीस बनती है। From a review of correspondence files, you know that partner and finance director have known each other socially for many years, and in fact went on holiday together last summer with their families। Correspondence files से आपको पता लगा पार्टनर फाइनेंस डायरेक्टर काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और लास्ट समर हॉलीडेज पे साथ गए अपनी फैमिलीज के साथ। As a result of this friendship, partner has not yet spoken to the client about fee for last year's audit, 20% of which is still outstanding। इसी दोस्ती की वजह से पार्टनर ने अभी तक अपने दोस्त से पिछले साल की ऑडिट फीस की बात नहीं की, 20% अभी भी outstanding है। अब बेटा ये पूरी केस स्टडी है, तो इसके बाद पूछा ना 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स बताओ, तुम लिख दोगे कॉपी। बोले 5 थ्रेड्स और सबकी एग्जांपल्स बताओ, तुमने एग्जांपल्स लिख ली सबकी और थ्रेड्स बता दिए। अब ये केस स्टडी है, राइटिंग स्किल्स है। पार्ट ए, एक्सप्लेन एथिकल थ्रेट्स व्हिच मे अफेक्ट द इंडिपेंडेंस। एथिकल थ्रेट्स बताओ, 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो 5 एथिकल थ्रेट्स बताने। और बी, फॉर ईच थ्रेट एक्सप्लेन हाउ इट माइट बी अवॉइडेड, थ्रेट को अवॉइड कैसे किया जाए, सेफगार्ड्स बताओ। ठीक है, केस स्टडी है भाई। 5 एथिकल थ्रेट्स बताओ which may affect the independence, और हर थ्रेट के लिए सेफगार्ड बताओ। अब देखो, अब 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस पूछ रहा है ना इसके स्टडी से, तो ऐसे नहीं तुम्हें एक सेल्फ इंटरेस्ट बताने, एक सेल्फ रिव्यू, एक एडवोकेसी, एक फेमिलियरिटी, एक इंटरमीडिएशन। बस 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस पूछे, पांचों सेल्फ इंटरेस्ट बता दो, पांचों सेल्फ रिव्यू, पांचों इंटरमीडिएशन, बाकी दोनों ना बता। 3 एक बता दो, 2 एक बता दो, 2 2 और 1 करें, तुम्हारी मर्जी, रूल कोई नहीं है। आपको बस 5 थ्रेट्स बताने इंडिपेंडेंस के, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी, कोई भी ऐसे 5 थ्रेड्स आप बता दो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात उन थ्रेड्स के सेफगार्ड की बताने। अब मैं चाहता हूं सर आप 2 मिनट इस पे तवज्जो दो, और आप मुझे देख के ये बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में कुछ ऐसे मसले हैं जिनसे ऑडिट फर्म की इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी? 2 मिनट दे रहा हूँ खाली, सिर्फ उनको हाईलाइट कर लो, लिखना फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सिर्फ हाईलाइट कर लो, ऐसे कोई 5 थ्रेट्स हैं जिनसे इंडिपेंडेंस गैर जानबदारी खतरे में आएगी।
अच्छा जी, तो अब जरा मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। देखिए, 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है, मार्क्स लिखे हुए नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है। सवाल आपसे कह रहा है कि यार आप 5 एथिकल थ्रेड्स बताएं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में ला सकते हैं, विच मे अफेक्ट द इंडिपेंडेंस, और हर थ्रेड के लिए सेफ गार्ड बताएं। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा 2 कॉलम्स में। पेपर में आपको बने बनाए मिल जाएंगे, सीबी एग्जाम में 2 कॉलम्स। एक कॉलम में आप लिखेंगे थ्रेट्स और एक में आप लिखेंगे सेफ गार्ड्स। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने पढ़ा था ना, वीकनेसेस और रिकमेंडेशन पूछता था, तो एक कॉलम बनाते थे वीकनेसेस का, एक रिकमेंडेशन का। तो यहां भी एक थ्रेट्स का कॉलम बनेगा और एक सेफ गार्ड्स का। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्या थ्रेट्स हैं जो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेंगे? सही। अगर आप गौर करें, क्या लग्जरी मोबाइल फोन्स पे ऑडिट टीम को 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है? यस, ये एक एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी की कैटेगरी में आ सकता है। इससे देखिए इंडिपेंडेंस खतरे में है। फाइनेंशियल कंट्रोलर बीमार पड़ा। सही है, अब आई होप आपने इसमें से मेजॉरिटी चीजें पिक कर ली। फाइनेंशियल कंट्रोलर बीमार पड़ा, एलबी फोन्स का काम नहीं कर सका, तो एक क्वालिफाइड ऑडिट सीनियर गया हमारी ऑडिट फर्म से, उनके यहाँ 3 महीने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल के तौर पे एक्ट करना। यहाँ तक कोई मसला नहीं। आप ऑडिट पार्टनर कह रहे हैं कि क्योंकि ये बंदा वहां जा चुका है ना, इसी को ऑडिट पे भेजो, इसके अच्छी नॉलेज है। यार अब बताओ, जब हमारा क्वालिफाइड ऑडिट सीनियर 3 महीने के लिए वहां गया था तो फाइनेंशियल कंट्रोलर की कुर्सी पे बैठा था, क्या फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम किया होगा? अब आप उसी को ऑडिट करने भेज रहे हो, तो ये अपने ही काम को रिव्यू कर रहा है, सेल्फ रिव्यू का मसला है। फिर वो 16% ऑफ फर्म्स टोटल फीस है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की कैटेगरी में था, ये रेवेन्यू डिपेंडेंसी होगी, 15 से ऊपर होगी। पार्टनर फाइनेंस डायरेक्टर एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, हॉलीडेज पे साथ गए, फेमिलियरिटी है, जान पहचान है। 20% ओवर ड्यू फीस है, आउटस्टैंडिंग फीस है, ये सब सेल्फ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब जब मैं इसको फिजिकल क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं बच्चों से कहता हूँ आप इस केस स्टडी को रीड करें और इसमें से 5 थ्रेड्स ढूंढें, तो वो मार्क कर लेते हैं। आपने भी यकीनन मार्क कर लिए होंगे, आप लोग मेरे सामने नहीं, लेकिन आपने यकीनन मार्क कर लिए होंगे कैसे क्या थ्रेड्स हैं जो इंडिपेंडेंस को खतरे में ला रहे हैं। दोस्ती है भाई, फेमिलियरिटी, 20% फीस आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू फीस है, 16% फीस जमा हो गई है, डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, मोबाइल फोन पे डिस्काउंट मिल रहा है, गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी, मिल गए सर 5 थ्रेड्स, सेफ गार्ड्स, कुछ ना कुछ करके लिख लेंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये, 500 थ्रेड्स मिल तो गए, समझ नहीं आ रहा लिखें कैसे। तो मुझे आपको यही चीज सिखानी है, लिखने का स्टाइल, लिखें कैसे। आप उसको, एग्जामिनर कहते हैं 1 मार्क का ये थ्रेट है, 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है ना, 5 थ्रेट्स पता है, तो 1 1 मार्क का 1 1 थ्रेट है और 1 1 मार्क का सेफ गार्ड है। एग्जामिनर कहते हैं मैं आपको थ्रेट का 1 मार्क दूंगा कब? आपने सबसे पहले सिनेरियो से, केस स्टडी से एग्जैक्ट छापना है थ्रेट की वर्डिंग्स, एग्जैक्ट छापनी है थ्रेट की वर्डिंग्स। फिर उसके बाद आपने बताना है वो कैटेगरी कौन सी है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, कैटेगरी कौन सी। और कैटेगरी के बाद आपको बताना है वो थ्रेट है क्यों। 3 बातें लिखोगे ना तो थ्रेट का मार्क मिलेगा। सेफ गार्ड का तो 1 मार्क आराम से मिल जाएगा, सेफ गार्ड जो भी है वो लिखो। थ्रेट के मार्क्स कब मिलेंगे? कह रहे थ्रेट के मार्क्स तब मिलेंगे जब आप 3 शर्त पूरी करोगे। नंबर 1, एज इट इज छापो, एज इट इज छापो कि थ्रेट है क्या। ठीक है, कैटेगरी लिखो, उसकी कैटेगरी क्या है, और वजह लिखो वो थ्रेट क्यों है, और फिर सेफ गार्ड लिखो। अब मैं तुम्हें इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 5 थ्रेट्स लिखने। बेटा सबसे पहला थ्रेट क्या था? ऑडिट टीम के मेंबर्स को भी लग्जरी मोबाइल फोन्स पे 10% डिस्काउंट किया जा रहा था, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और थ्रेट हो सकता है ना इंडिपेंडेंस पे, तो पहले एज इट इज छापो।
एज इट इज छाप दिया, अभी लिखना बाद में, मैं लिखने का टाइम देता हूँ। The audit team is being offered a 10% discount on luxury mobile phones. As it is छाप दिया तो मुझे थ्रेट लगा कि ऑडिट टीम को 10% डिस्काउंट दे दे रहा है लग्जरी मोबाइल फोन। उसके बाद लिखो कैटेगरी कौन सी है। हाँ भाई, ये जो लग्जरी मोबाइल फोन्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन है, फेमिलियरिटी, एडुकेसी, पांचों में से कौन सा है? तो ये एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी की कैटेगरी में आता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और ये थ्रेट क्यों, इसकी वजह लिखो। एज इंडिपेंडेंस may be compromised, because independence may be compromised due to fear of loss of luxury discount। क्यों थ्रेट है? क्योंकि बंदे की गैर जानबदारी इंपेयर होगी। किस डर से? यानी डिस्काउंट ना चला जाए। तीनों बातें लिखी, वही सीख जाओगे तुम। जिस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीकनेस रिकमेंडेशन सीख गए थे ना, इसका भी हर सवाल एक जैसी होता है। थ्रेट लिखा, ऑडिट टीम को 10% डिस्काउंट मिले लग्जरी फोन पे, सेल्फ इंटरेस्ट, कैटेगरी लिखी। क्यों थ्रेट है भाई? क्योंकि इंडिपेंडेंस जाएगी। किस फेयर की वजह से, किस डर की वजह से? डिस्काउंट ना चला जाए। तीनों बातें हो गई, थ्रेट बता दी, कैटेगरी बता दी, और इंडिपेंडेंस क्यों कॉम्प्रोमाइज होगी बता दी। अब इस मसले का हल क्या है सर? सेफ गार्ड। इस मसले का हल क्या है? सेफ गार्ड क्या? सेफ गार्ड इसका ही है भाई, मसले का हल ही है। एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज का रेफ्यूज करो, पोलाइटली भी लिखवाया था ना सेफ गार्ड एक्सपेंसिव गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज का, पोलाइटली रिफ्यूज करो। इसका तरीकेकार लिखने का ही है। ओनली इमटेरियल गिफ्ट्स and hospitalities are allowed. Only immaterial gifts and hospitalities are allowed. Since offer of discount is likely to be material, it should be politely refused. ऐसे नहीं politely refused लिखते हो, तरीका। Only immaterial gifts hospitalities are allowed. सिर्फ immaterial gifts hospitalities allowed है। क्योंकि ये डिस्काउंट लग्जरी मोबाइल फोन्स पे लाइकली टू बी मटेरियल है, इट शुड बी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। तरीके का और करना भी ना लिखो। थ्रेट छापा एज इट इज, ऑडिट टीम को 10% डिस्काउंट मिले लग्जरी मोबाइल फोन्स पे। कैटेगरी लिखी, सेल्फ इंटरेस्ट। क्यों थ्रेट है? क्योंकि इंडिपेंडेंस जाएगी। किस डर की वजह से? डिस्काउंट ना चला जाए। सेफ गार्ड, इमटेरियल गिफ्ट शॉर्ट्स पहले अलाउड है, क्योंकि ये लाइकली टू बी मटेरियल है, पोलाइटली रिफ्यूज करना। एक और लिख रहा हूं, फिर कॉपी कर लेना। 5 थ्रेड्स लिखना। अगला थ्रेड जो तुमने हाईलाइट किया था, पार्टनर और फाइनेंस डायरेक्टर काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। थ्रेट था ये, लगा था ना तुम्हें कि इससे इंडिपेंडेंस खतरे में आएगी, जान पहचान बन रही, फेमिलियरिटी बन रही। तो पार्टनर फाइनेंस डायरेक्टर नो ईच अदर सोशली फॉर मेनी इयर्स, एज इट इज छाप दिया सवाल से थ्रेट। उसके बाद कैटेगरी लिखनी है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ, कौन सा भाई है? फेमिलियरिटी थ्रेट। जान पहचान है ना, फेमिलियरिटी थ्रेट है। वजह भी लिखनी है। एज इंडिपेंडेंस may be compromised due to fear of। वजह अब इंडिपेंडेंस क्यों जाएगी? फियर ऑफ लॉस ऑफ डिस्काउंट की वजह से? नहीं, अब इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ
पर्सनल रिलेशन। बंदा क्यों इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? क्योंकि उसको डर होगा पर्सनल रिलेशनशिप ना चले जाए। अब ये देख लो, थ्रेट लिखा, कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है वो लिखा, वजह क्या है, वजह का फॉर्मेट सेम है। एज इंडिपेंडेंस में बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ, किस चीज का डर? हाँ, डिस्काउंट का डर। दिस कॉन्स्टिट्यूट द फेमिलियरिटी थ्रेट, वजह लिखनी है, वही फॉर्मेट, एज इंडिपेंडेंस में बी कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ, किस चीज का लॉस भाई? हाँ, डिस्काउंट का या पर्सनल रिलेशनशिप का। ठीक है, तरीकेकार सीखो। पहला सवाल हो रहा है, 5-6 सवाल होंगे, सुकून में आ जाएगी जिंदगी। थ्रेट लिखा एज इट इज, पार्टनर फाइनेंशियल डायरेक्टर एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। कैटेगरी लिख दी फेमिलियरिटी। वजह लिखो क्यों ये थ्रेट है, एज इंडिपेंडेंस में बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ, क्या हो जाएगा? पर्सनल रिलेशन। वहां इंडिपेंडेंस की जा रही थी, फियर ऑफ लॉस ऑफ डिस्काउंट। अच्छा भाई, जान पहचान का जो थ्रेट था, इसका सेफगार्ड क्या था? याद है मैंने लिखवाया था, रोटेट दैट पर्सन, जिसके ताल्लुकात उसको रोटेट कर दो। या किसके ताल्लुकात है? फर्म का पार्टनर और फाइनेंस डायरेक्टर दूसरे को जानते हैं, तो जाहिर है पार्टनर अब फाइनेंस डायरेक्टर को जानता है, तो वो फर्म के का पार्टनर है ना, वो फाइनेंस डायरेक्टर को जानता है, उससे दोस्ती है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हम लिखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि फाइनेंस डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई बनाई थी, उसके ऊपर बुराई आ जाएगी। यहाँ पार्टनर के फाइनेंस डायरेक्टर से ताल्लुकात है ना, क्या बताया था? रोटेट दैट पर्सन, पार्टनर के ताल्लुकात है, पार्टनर को हटा दो। अब ऐसे नहीं, दो लफ्ज लिख दो, रोटेट पार्टनर, दो लफ्ज, मार्क नहीं मिलेगा एक। सेफ गार्ड का तरीकेकार, द पार्टनर should ideally be rotated off the assignment and someone independent should be appointed as partner। पार्टनर को आइडियली रोटेट ऑफ कर दे, तो किसी गैर जाने तो आप ही को पार्टनर बना दे, तो ये सेफ गार्ड है, थ्रेट मिनिमाइज हो जाए। मैंने अभी तक तुम्हें 2 थ्रेट्स और उनके सेफ गार्ड्स लिखाए हैं। थ्रेट का तरीकेकार सुनो, थ्रेट लिखो, कैटेगरी लिखो, वजह लिखो, एज इंडिपेंडेंस में भी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ व्हाट, वहां किस चीज का डर था? डिस्काउंट चला जाएगा, यहाँ पर्सनल रिलेशन चला जाएगा। सेफगार्ड तुम्हें याद करना है थ्रेड का, लेकिन लिखने का तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? ये दोनों कॉपी कर लो, कोई सवाल है पूछ लो, फिर मैं स्क्रीन चेंज करके आगे बढ़ूंगा।
अच्छा भाई, अब जरा आगे बढ़ते, थोड़ा सा आपने जो तरीका डेवलप किया उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करते हैं। 2 और पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, उनको जरा गौर से सुने। थर्ड, क्या चीज हमें थ्रेट लगी? 20% ऑफ लास्ट ईयर फी इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। थ्रेट एज इट इज छाप लिया। 20% लास्ट ईयर की फी अभी आउटस्टैंडिंग है। ओवरड्यू फीस था ना, थ्रेट था ना इंडिपेंडेंस में, तो 20% लास्ट ईयर फी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, लिख दिया थ्रेट। सर उसके बाद कैटेगरी लिखनी है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, हाँ भाई, क्या था ये? सर सेल्फ इंटरेस्ट भी लिखवाया था आपने, इंटिमिडेशन भी लिखवाया था, जो ले कर लिख दो। या इंटिमिडेशन लिखना, इंटिमिडेशन लिख दो, वजह लिखो वही। एज इंडिपेंडेंस may be compromised ड्यू टू फियर ऑफ। अब इंडिपेंडेंस क्यों जाएगी? किस चीज का डर होगा? डिस्काउंट का, ताल्लुकात का नहीं, ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ ओल्ड ड्यूज। अब ये डर होगा कि पिछले ड्यूज ना खा जाए। तो देख रहे हो, सेम स्टाइल वजह का, एज इंडिपेंडेंस में बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ। कभी डिस्काउंट का डर था, कभी ताल्लुकात का, कभी ओल्ड ड्यूज का। इसका सेफ गार्ड मैंने ओवरड्यू फीस का क्या लिखवाया था, आपको याद है? न्यू वर्क should not be started until all dues are clear or a proper payment schedule has been provided। 20% फीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सर ये कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट है। वजह क्या है? एज इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ पुराने ड्यूज। सेफ गार्ड नया वक्त तब तक शुरू ना करो जब तक ओल्ड ड्यूज क्लियर ना हो या प्रॉपर इंस्टॉलमेंट शेड्यूल, पेमेंट शेड्यूल है। ठीक है, एक और लिख रहा हूं, फिर इन दोनों को कॉपी कर लो। द फी इनकम derived LV phones now accounts for 16% of firms total fees। फी इनकम जो डिराइव हुई है ना एलवी फोन से, वो अब 16% ऑफ फर्म्स टोटल फीस है। ये भी तो एक थ्रेड बताया था 15% से ऊपर का, कि फी इनकम जो अब एलवी फोन से आ रही है ना, वो 16% ऑफ फर्म टोटल फीस है। टोटल फर्म की फीस का 16% यहीं से आ रहा है। रेवेन्यू डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई। कैटेगरी लिखो। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। वजह वही फॉर्मेट, as independence may be compromised due to fear of loss of। आप किस चीज का डर होगा जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस घबराएंगे? ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ क्लाइंट।
अब ये डर होगा क्लाइंट ना भाग जाए। अब क्या डर होगा बेटा, क्लाइंट ना भाग जाए। ठीक है, फी इनकम अब 16% है, थ्रेट लिखा, कैटेगरी बताई सेल्फ इंटरेस्ट है, इंडिपेंडेंस क्यों कॉम्प्रोमाइज होगी, वही डर कि क्लाइंट ना चला जाए, क्लाइंट से आता हुआ रेवेन्यू ना चला जाए, ये डर होगा। अब डिस्काउंट का डर नहीं है, ताल्लुकात का डर नहीं है, ओल्ड यूज का डर नहीं, क्लाइंट ना चला जाए। रेवेन्यू डिपेंडेंसी का आपको मैंने सेफगार्ड क्या बताया था कि थ्रेशोल्ड 15% से क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसका सेफगार्ड होता है अदर सर्विसेज should be reduced to bring threshold below 50% or firm should consider having a joint audit। पूरी डिटेल लिख दी। अदर सर्विसेज को कम कर दो ताकि थ्रेशोल्ड 15 से नीचे आ जाए, अभी 16 ना, 15 से नीचे आ जाए, या फिर जॉइंट ऑडिट पे चले जाओ। सही है। अच्छा ये कॉपी कर लो, लेकिन 1 मिनट जरा मेरी बात सुने ना, कॉपी करने से पहले जरा 1 मिनट। देखो इसकी मैं तुम्हें अच्छी बात बताऊं, ये जो मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ ना, हमेशा के लिए लॉक हो रहा है। इसका मैं 4-5 सवाल और कराऊंगा, ये हमेशा के लिए लॉक हो रहा है। बताओ कभी अगर तुम्हें कोई गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी दे रहा है, तो सेम ही तो आंसर है सवाल का। गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी मिल रही, दिस कॉन्सेप्ट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज इंडिपेंडेंस में बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ क्या, गिफ्ट डिस्काउंट। सेफगार्ड वही, ओनली इमटेरियल गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज आर अलाउड सिंस दिस इज लाइकली टू बी मटेरियल, पोलाइटली रिफ्यूज। सही है ना। फिर तुम्हें किसी सवाल में मिला कि यार किसी बंदे की वहां के लोगों के साथ ताल्लुकात है, सेम आंसर, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिलियरिटी एज इंडिपेंडेंस में बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ व्हाट, पर्सनल रिलेशन। सेफगार्ड भी हुई, जिसके ताल्लुकात हैं आइडियली शुड बी रोटेटेड एंड इंडिपेंडेंट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड। बेटा किसी भी सवाल में आ जाए ओवरड्यू फीस का, किसी भी सवाल में आ जाए ओवरड्यू फीस का, हमेशा सेम आंसर है, दिस कॉन्सेप्ट सेल्फ इंटरेस्ट राइट एज इंडिपेंडेंस में बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ व्हाट, ओल्ड यूज। और सेफगार्ड भी एक जैसे ही, न्यू वर्क शुड नॉट बी स्टार्टेड अंटिल ओल्ड यूज आर क्लियर और प्रॉपर पेमेंट शेड्यूल हैज बीन प्रोवाइडेड। बेटा किसी भी सवाल में आ जाए कि यार 15% से ज्यादा फीस बन रही है, सेम ही आंसर, सेल्फ इंटरेस्ट सेट एज इंडिपेंडेंस में बी कॉम्प्रोमाइज टू फियर ऑफ लॉस ऑफ क्लाइंट। और सेफगार्ड भी हुई, अदर सर्विस शुड बी रिड्यूस ताकि थ्रेशोल्ड 15 से नीचे चला जाए, ये जॉइंट। तो ये ऐसा नहीं है तुम ये सवाल का आंसर अलग लिख लो दूसरे का अलग लिख लो। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीकनेस एंड रिकमेंडेशन में ना, जिस सवाल में भी सीईओ चेयरमैन सेम था ही आंसर, जिस सवाल में भी बोर्ड बैलेंस नहीं था सेम आंसर, यहाँ भी यही। जिस सवाल में भी ओवरड्यू फीस हुई, हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंस की कॉम्प्रोमाइज हमेशा ड्यू टू लॉस ऑफ ओल्ड यूज, सेफगार्ड भी हमेशा एक जगह, न्यू वर्क शुड नॉट बी स्टार्टेड अंटिल ओल्ड यूज आर क्लियर और प्रॉपर पेमेंट शेड्यूल हैज बीन प्रोवाइडेड। जब भी फी इनकम डिराइव हुई 16%, 15% ज्यादा हुई, हमेशा सेम आंसर, सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, फेयर ऑफ लॉस ऑफ क्लाइंट रेवेन्यू और सेफगार्ड अदर सर्विसेज शुड बी रिड्यूस्ड। तो बेटा ये सेम ही आंसर बनता गया। पर इसको कॉपी कर लो, मैं इसके बाद आखिरी पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर बात को खत्म करते हैं।
अच्छा भाई, अब लास्ट थ्रेट लिख लेते ताकि बात खत्म हो सके। The audit senior who was seconded कहते हैं placed as financial controller या seconded on financial controller position is being sent on audit। बेटा फाइनेंशियल कंट्रोलर उस कंपनी का एलवी फंड्स का बीमार पड़ गया था, उनके पास कोई बंदा नहीं था। ऑडिट सीनियर हमारे यहाँ से वहां गया, फाइनेंशियल कंट्रोलर बीमार था, उसकी जगह पे काम करने सेकंड किया गया। अब वो 3 महीने काम करके आ गया, अब उसी को वापस ऑडिट पे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ऑडिट सीनियर इसने फाइनेंशियल कंट्रोल की पोजीशन पे काम किया था, अब उसी को वापस ऑडिट पे भेजा जा रहा है। बेटा फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होंगी ना। फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। अब वो आप उसी को वापस ऑडिट पे भेज रहे हो तो अपने ही काम को चेक कर रहा है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पे गया था ना, वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होंगी, अब वापस ऑडिट करने जा रहे हैं तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। एज इंडिपेंडेंस may be compromised due to fear of highlighting own mistakes since he prepared financial statements while acting as financial controller। बेटा ऑडिट सीनियर को सेकंड किया गया, दिस कॉन्स्टिट्यूट सेल्फ रिव्यू थ्रेट कैटेगरी हो गई। क्यों थ्रेट है, वही वजह है, इंडिपेंडेंस में भी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ। अब किस चीज का डर है, एक ताल्लुकात का डर था जाने का, एक में ओवरड्यू फीस जाने का डर था, एक में डिस्काउंट जाने का डर था। यहाँ डर होगा अपनी गलतियां सामने ना आ जाए, क्योंकि एफएसबी तो मैं नहीं बनाई थी जब मैं फाइनेंशियल कंट्रोल था, अब मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ। अब अगर मैं गलतियां निकालूंगा तो मेरी इज्जत पे बात बन जाएगी, इस फेयर की वजह से शायद अपनी गलतियां ना निकालूं। ठीक है, इसका सेफ गार्ड, द ऑडिट सीनियर should not be sent on audit as when he was financial controller he might have prepared financial statement, and if he goes on audit he won't highlight his mistakes। बेटा ऑडिट सीनियर को ऑडिट पे ना भेजा जाए, बिकॉज जब वो फाइनेंशियल कंट्रोलर था ही माइट हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर वो ऑडिट पे गया वो अपनी मिस्टेक्स हाईलाइट नहीं करेगा। सम इंडिपेंडेंट पर्सन शुड बी सेंट ऑन ऑडिट। किसी इंडिपेंडेंट आदमी को ऑडिट पे भेज दो। ठीक है, तो अगर ऑडिट सीनियर वहां का फाइनेंशियल कंट्रोलर बना था और अब वो ऑडिट पे जा रहा है तो अपनी गलतियां सामने नहीं लाएगा। इसका सेफ गार्ड, उसको ना भेजो, किसी इंडिपेंडेंट आदमी को भेजो। ठीक है, आइंदा भी कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट के पास कोई बंदा आपने भेजा था, वो वापस ऑडिट करने जा रहे हैं, सेम सेल्फ रिव्यू, सेम ही इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, फेयर ऑफ हाईलाइटिंग मिस्टेक्स, और सेफ गार्ड उसको ना भेजा जाए। कॉपी कर ली भाई।
ठीक है जी, तो हमने आपको थ्योरी क्वेश्चन भी बता दिया। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स पूछेगा, ठीक है, कॉपी लिखना है। और 5 थ्रेड्स पूछ सकते हैं और इनकी एग्जांपल्स वो भी पढ़ा दी। लेकिन केस स्टडी के बाद अगर वो पूछे इस केस स्टडी से 5 थ्रेड्स निकालो और उनके सेफगार्ड्स निकालो, बेटा आइडिया है 2 कॉलम्स बना के, जो भी थ्रेट लगे इंडिपेंडेंस को उसका पहले थ्रेट एज इट इज छापो, कैटेगरी लिखो और बताओ वो थ्रेट क्यों है। वो जो स्टेटमेंट एज इंडिपेंडेंस में भी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू फियर ऑफ व्हाट, कभी ताल्लुकात का डर होता है, कभी ओवरड्यू फीस का डर होता है, कभी एक्सपेंसिव गिफ्ट का डर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सेफ गार्ड्स बताए वो अपने याद करनी, ठीक है। आज इसको यहीं तक रखते हैं। अगली 2 क्लासेस में इनके 4 से 5 पास पेपर क्वेश्चन होंगे, तो इंशाल्लाह ताला चीज आपकी कंप्लीट कर पाऊंगी, ठीक है। थैंक यू। कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं।